हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग क्लास 10 के बच्चों के लिए जनवरी 2022 में जो नई मॉडल एक्टिविटी टास्क आई है उसके अलग अलग विषय को हल कर रहे हैं। इससे पहले आपने इसी चैनल पर नई मॉडल एक्टिविटी टास्क के तहत क्लास 10 के बच्चों के लिए गणित, भौतिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल, इसके अलावा आज जीव विज्ञान, इन 5 विषयों को हमने हल किया है। मुझे आशा है आपने इन सारे वीडियोस को देख लिए होंगे। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। इस चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के अच्छी क्वालिटी के वीडियोस आप हमेशा देख पाए। चलिए और देरी न करते हुए सबसे पहले जीव विज्ञान में, लाइफ साइंस में जो अलग अलग प्रश्न हमसे पूछे गए हैं उसे हम देख लें, उसके बाद उसके उत्तर को देखेंगे। अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर क्लास 10 के बच्चों के लिए बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर जो एक्टिविटी टास्क दी गई है उसका अंग्रेजी प्रश्न देख रहे हैं। इन प्रश्न को ध्यान से अगर आप देख लें तो यहाँ हमें जो पहला प्रश्न है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 1 अंक के 3 प्रश्न पूछे गए हैं हमें। प्रश्न संख्या 2 ट्रू या फॉल्स टाइप प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखने का प्रश्न है, यानी यह शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न है। यहाँ 2 अंक के कुल 4 प्रश्न हमें पूछे गए हैं। इसके अलावा प्रश्न संख्या 4 यहाँ सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें 2 भाग हैं और 3+2, यानी यहाँ इस प्रश्न को हल करके हमें 5 अंक मिलेंगे। तो यह जो अंग्रेजी प्रश्न पत्र हमें दिया गया है बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर, उसका हिंदी रूपांतरण जो हमने आप लोगों के लिए किया है उसे आप देख लें। यहाँ जो पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर का चयन करें एवं क्रम संख्या के साथ वाक्य को पूरा करें। यानी यहाँ जो 3 प्रश्न हमें दिए गए हैं उसमें 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है उसको लेकर के हमें एक वाक्य के द्वारा इनका आंसर बताना है। प्रश्न संख्या 2 में हमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं। 1 अंक के ये 4 प्रश्न हैं और इन्हें हमें सही या गलत लिखना है। यानी ये जो 4 कथन है उन चारों कथनों में जो सही है उसके लिए T और जो गलत है उसके लिए F लिखना है। प्रश्न संख्या 3 निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दें। 2 अंक के हमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं, कुल हमें 8 अंक मिलेंगे इन चारों प्रश्नों को हल करने के बाद। प्रश्न संख्या 4 निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। एक उदाहरण की सहायता से हार्मोन के प्रतिपुष्ट नियंत्रण तंत्र की विवेचना करें। इसके साथ ही हमें पूछा गया है कि इंसुलिन और ग्लूकागन की क्रियाएं प्रकृति में विरोधी हैं, व्याख्या करें। यानी इस प्रकार कुल 4 प्रश्न हमें दिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों का उत्तर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। इन प्रश्न के उत्तरों को ध्यान से देखें और अपने कॉपी में अच्छे से नोट करें। प्रश्न संख्या 1 हमें कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर का चयन करें और क्रम संख्या के साथ वाक्य में पूरा करें। यानी हमें क्या करनी है, यहाँ जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से जो सही ऑप्शन है उसके आंसर को वाक्य में लिखना है। जैसे 1.1 में हमें कह रहा है उस हार्मोन का चयन करें जो वृक्क नालिका में पानी के पुनः अवशोषण में मदद करता है। वृक्क नालिका मतलब रीनल ट्यूबल। अब इसका उत्तर है ADH हार्मोन। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे उसे देख लें। आंसर लिखा वह हार्मोन जो वृक्क नालिका यानी रीनल ट्यूबल में पानी के पुनः अवशोषण में मदद करता है वह है ADH हार्मोन। 1.2 कह रहा है उस जोड़ी की पहचान करें जो सही नहीं है। यहाँ जो 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ ऑप्शन सी होगा। इसमें जो चारों ऑप्शंस हैं उनमें जो सही ऑप्शन नहीं है हमें वो लिखना है। आप इन चारों ऑप्शंस को देखें और यहाँ ऑप्शन सी यानी सिस्मोनास्टिक गति और कमल, यह जोड़ा सही नहीं बन रहा है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि दिए गए जोड़ों में सिस्मोनास्टिक गति, कमल, यह जोड़ा सही नहीं है। 1.3 उस हार्मोन का चयन करें जो एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव में मदद करता है। यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में ऑप्शन बी FSH यह हार्मोन हमारा आंसर होगा। उत्तर हम कैसे लिखेंगे, दिए गए हार्मोन में FSH हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव में मदद करता है। तो यह थे प्रश्न 1 के जो 3 प्रश्न हैं उसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये आप देख लें। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 तय करें कि निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत।
यहाँ 4 कथन जो दिए गए हैं, इन चारों कथनों में जो सही है उसके लिए हम T लिखेंगे और जो कथन गलत है उसके लिए हम लोग F लिखेंगे। तो सबसे पहले एक सूचना है आप लोगों के लिए कि हमारे इस चैनल पर आप क्लास 10 के बच्चों के लिए गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, इन 5 विषयों के नए एक्टिविटी टास्क का समाधान देख सकते हैं। वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर आप इन विषयों के जो मॉडल एक्टिविटी टास्क हैं उनके आंसर्स को देख सकते हैं। फिलहाल चलते हैं 2.1 में जो हमें प्रश्न दिया गया है उसे देख लें। वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव के कारण बौनापन होता है। क्या यह कथन सही है? नहीं, यह कथन गलत है, क्योंकि वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव के कारण जीव और लंबा होता है, न कि बौना होता है। 2. फोटोटैक्टिक गति के परिणाम स्वरूप क्लेमाइडोमोनस का पूरा शरीर अपना स्थान बदलता है। यह कथन सही है। कृत्रिमाक्सिन की खरपतवार नाशी की भूमिका होती है। यह कथन भी बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन का उपयोग खरपतवार को नष्ट करने में होता है। 2.4 कार्य समाप्ति होने के बाद हार्मोन नष्ट नहीं होते हैं। यह कथन गलत है। कार्य समाप्ति के बाद हार्मोन नष्ट हो जाते हैं। ये थे प्रश्न 2 के उत्तर। मुझे आशा है आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा है तो इस वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। कुछ कहना हो कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दें। यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 अंक के हमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को हल करके हमें कुल 8 अंक मिलेंगे। इसमें 3.1 प्रश्न कह रहा है, पौधों के तनों में सकारात्मक रूप से फोटोट्रॉपिक गति देखी जा सकती है। एक प्रयोग की सहायता से कथन की व्याख्या करें। इसका उत्तर, पौधों में होने वाली ऐसी ट्रॉपिक गति जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उसे हम लोग फोटोट्रॉपिक गति कहते हैं। फोटोट्रॉपिक गति का प्रदर्शन इसे हम लोग एक चित्र के द्वारा दिखा रहे हैं। हमने एक बक्से के अंदर एक गमले में पौधा लगाकर रखा है। बक्सा चारों तरफ से बंद है, सिर्फ एक किनारे पर थोड़ी जगह छोड़ी गई है ताकि प्रकाश की किरण इस छेद के द्वारा भीतर प्रवेश कर सके। कुछ दिनों के पश्चात देखा जाता है कि पौधे के तने का अग्रस्त भाग यानी अगला भाग प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि पौधे का तना प्रकाश की दिशा में गति करता है, अर्थात फोटोट्रॉपिक गति करता है। पौधों में होने वाली फोटोट्रॉपिक गति ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा ही संपादित होती है। तना के जिस भाग में प्रकाश अधिक पड़ता है उसके दूरवर्ती भाग में ऑक्सिन हार्मोन का स्राव अधिक होता है और तना प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। यह है 3.1 का उत्तर। चलते हैं प्रश्न संख्या 3.2 के तरफ। 3.2, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर ट्रॉपिक और नेस्टिक गति में अंतर लिखना है। पॉइंट क्या क्या है? पहला पॉइंट है उद्दीपन का प्रभाव, दूसरा पॉइंट है ऑक्सिन हार्मोन का प्रभाव। इसका उत्तर आपके स्क्रीन पर। ट्रॉपिक गति उद्दीपन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ट्रॉपिक गति उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है। यानी ट्रॉपिक गति उद्दीपन जिस दिशा से आती है पौधे का गति उसी दिशा में होता है, जबकि नास्टिक गति में उद्दीपन की दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उद्दीपन की तीव्रता का प्रभाव नास्टिक गति पर पड़ता है। यानी नास्टिक गति उद्दीपन की दिशा पर नहीं बल्कि उद्दीपन की तीव्रता पर निर्भर करती है। और जो दूसरा पॉइंट है ऑक्सिन हार्मोन का प्रभाव, वह है ट्रॉपिक गति में ऑक्सिन हार्मोन के प्रभाव के कारण पौधों के अंगों में वृद्धि देखी जाती है, जबकि नास्टिक गति में पौधे के गति करने वाले अंगों पर ऑक्सिन हार्मोन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यह थे प्रश्न 3.2 के उत्तर। आशा है वीडियो अच्छा लग रहा है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलते हैं 3.3 प्रश्न की ओर। प्रश्न 3.3, मानव शरीर में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की भूमिका का विश्लेषण करें।
इसका उत्तर पुरुषों के वृषण से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होती है। पुरुषों में पुरुष जनित सभी लक्षणों के विकास में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अहम भूमिका होती है, जो निम्नलिखित दी गई है। पहला है, यह शुक्राणुओं के निर्माण में मदद करता है। दूसरा पॉइंट है, यह पुरुषों में सहायक लैंगिक अंगों जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्लैंड, यूरेथ्रा आदि का विकास करता है। तीसरा पॉइंट है, यह पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षणों यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की वृद्धि में मदद करता है। चौथा पॉइंट है, यह पुरुषों में यौनाचार को प्रेरित करता है। यह है प्रश्न 3.3 के उत्तर। इन उत्तरों को देखकर इसे आप अपने नोटबुक में ध्यानपूर्वक रख लें ताकि एक्टिविटी टास्क का उत्तर सही ढंग से आप लिख सकें। अगला प्रश्न है 3.4, जिबरेलिन हार्मोन के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर, जिबरेलिन हार्मोन मुख्य रूप से परिपक्व बीजों, अंकुरित बीज, बीज पत्र एवं कलिकाओं तथा जड़ों के शीर्ष भाग में संश्लेषित होता है। प्रश्न 3.4 का उत्तर काफी संक्षिप्त है और टू दी पॉइंट है। प्रश्न 3.3, इसका उत्तर पॉइंट वाइज ही लिखना आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें हर प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो यदि शिक्षक एक पॉइंट में हाफ मार्क्स भी आपको देता है तो ये 4 पॉइंट मिलाकर आपको 2 अंक आसानी से मिलेंगे। तो ये थे प्रश्न 3 के सभी प्रश्नों का उत्तर। चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। 4.1, एक उदाहरण की सहायता से हार्मोन के प्रतिक्रिया नियंत्रण तंत्र यानी फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म की विवेचना कीजिए। इसमें एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है कि इंसुलिन और ग्लूकागन की क्रियाएं प्रकृति में विरोधी यानी एंटागोनिस्टिक हैं। इसका हमें व्याख्या करना है। तो सबसे पहले जो पहला भाग है हम उसका उत्तर देख लें। मानव शरीर में सामान्य अवस्था बनाए रखने के लिए एक तंत्र या प्रणाली होता है। जब कभी भी समस्थिति यानी होमियोस्टेसिस में कोई परिवर्तन होता है तो शारीरिक तंत्र द्वारा समस्थिति सामान्य से कम होने पर शरीर प्रणाली को बढ़ाने के लिए या सामान्य से अधिक होने पर घटाने के लिए संदेश भेजा जाता है। इस प्रकार विपरीत संदेश देने की क्रिया को नकारात्मक प्रतिपुष्टि यानी नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। यह अग्नाशय ग्रंथि को इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, जिससे आवश्यक कोशिका अतिरिक्त ग्लूकोज लेने के लिए उत्तेजित होता है, जिसे या तो कोशिका द्वारा श्वसन में उपयोग किया जाता है या ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। इस तरह रक्त ग्लूकोज का स्तर वापस सामान्य हो जाता है। यदि रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्य से कम हो जाता है तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है। यह रक्त शर्करा के स्तर में और गिरावट को रोकता है। इस प्रकार इंसुलिन रक्त ग्लूकोज समस्थिति को बनाए रखता है। यह था हार्मोन का फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। इसका जो दूसरा भाग हमें प्रश्न में दिया गया था कि इंसुलिन और ग्लूकागन की क्रियाएं प्रकृति में विरोधी यानी एंटागोनिस्टिक हैं, व्याख्या करें। तो इसका उत्तर अगले स्लाइड में है, आप उसे ध्यान से देख लें। उत्तर है, अग्नाशय के लैंगरहंस की द्वीपिकाओं के अल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकागन तथा बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हमारे रक्त में पाए जाने वाले अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म यानी ग्लूकोज जिस रूप में हमारे शरीर में जमा की जाती है, अतः ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर उसे यकृत या लीवर या मांसपेशियों में जमा करा देता है। यद्यपि हमारा शरीर सिर्फ ग्लूकोज का ही उपयोग एटीपी के रूप में कर सकता है, अतः ग्लूकागन ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज का जो स्टोर्ड फॉर्म है उसे ग्लूकोज में बदल देता है। अब ध्यान दो, इंसुलिन ने क्या किया? इंसुलिन ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला, जबकि ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। अर्थात देख ही रहे हो, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, जबकि ग्लूकागन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में बदलता है। अर्थात ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जाता है इंसुलिन की मदद से, तथा वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला जाता है ग्लूकागॉन की मदद से।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों ही एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के होते हैं। आशा है यह उत्तर आपको अच्छे से समझ में आया है। इस ढंग से समझ में आया तो इसे अपने कॉपी में अवश्य ही नोट करें। वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें, और कुछ कहना चाहते हैं, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह के और भी अच्छे वीडियोस, जानकारी से भरे वीडियोस हमेशा ही मिलते रहें। इस प्रश्न के साथ ही हमने क्लास 10 के बच्चों के लिए लाइफ साइंस के अंतर्गत जो 4 प्रश्न दिए गए थे उन चारों प्रश्न को हल कर लिया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ऊपर कुछ लिंक आपको आ रहे होंगे, इन वीडियोस को देखना है तो इसे क्लिक कर आप उन वीडियोस को अवश्य ही देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।